नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2024 की सियासी जंग बड़ी दिलचस्प होने वाली है। मोदी विरोधी एक होकर मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। जुगाड़ तंत्र के जरिए मोदी को टक्कर देने का सपना देख रहे हैं। मोदी की जीत का प्लान तैयार है। मोदी ने पॉलिटिकल मैपिंग कर ली है, जीत के फैक्टर्स को फाइनल कर दिया है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत दक्षिण से लेकर उत्तर तक कांग्रेस के लिए जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नॉर्थ इंडिया में राहुल की जीत का चांस जीरो है? क्या राहुल 2019 की तरह उत्तर में फिर वोट के लिए तरसेंगे? क्या 2024 का आम चुनाव कांग्रेस एक रीजनल पार्टी की तरह लड़ेगी? इस समय देश की सियासी पिक्चर की क्या है इनसाइड स्टोरी? कल की सियासत पर इसका क्या पड़ेगा असर? चप्पा चप्पा किस नेता का ठप्पा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी की पार्टी ने 2024 के लिए कितना होमवर्क कर लिया है? बीजेपी ने नया पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लिया है। सीईसी यानी टिकट बांटने वाली कमेटी भी बना ली गई है। बीजेपी ने स्टेट इंचार्ज भी सेट कर दिए हैं, यानी बीजेपी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, टॉप इलेक्शन बॉडी और स्टेट लेवल की टॉप लीडरशिप रेडी है। आरएसएस के साथ तालमेल के लिए समन्वय कमेटी की बैठक भी हो रही है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी को कोई डाउट नहीं है। बीजेपी का नेता तय है, एजेंडा तय है और स्ट्रेटजी भी करीब करीब फाइनल है। जैसे मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले संघ का विस्तार कर रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ज्योग्राफी और नई डेमोग्राफी तक ले जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इंटरनली बहुत काम कर लिए हैं। जब से बिहार में बदलाव हुआ है, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर लालू के खेमे में चले गए हैं, तब से बीजेपी ने बड़े स्तर पर 20 से ज्यादा मीटिंग्स कर ली हैं। जहां मुख्यमंत्री बदलना था बदल दिए गए, जहां नहीं बदलना था वहां नहीं बदले गए। अब जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं 24 तक कमोबेश वही रहेंगे। जो प्रभारी बनाए गए हैं 24 में उन्हें भी जीत दिलानी है। मध्य प्रदेश अभी शिवराज ही संभालेंगे, महाराष्ट्र में फडणवीस ही रहेंगे, बंगाल को शुभेंदु अधिकारी ही देखेंगे, बिहार में विजय सिन्हा ही भगवा ध्वज थाम कर चलेंगे। बीजेपी में इतने मंथन के बाद क्या निकला? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, नीतीश कुमार मोदी विरोधियों को जोड़ने में लगे हैं। बीजेपी बहुत ही सावधानी से हिंदू जोड़ो अभियान चला रही है। मोदी हिंदू प्रतीकों और महापुरुषों को चुनते समय ध्यान रखते हैं कि वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों की कसौटी पर फिट बैठे। दिल्ली में इंडिया गेट की कैनोपी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा देना, राजपथ को कर्तव्य पथ बना देना, नौसेना को आईएनएस विक्रांत और नया निशान देना, ब्रिटिश राजशाही के निशान की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का निशान अपना लेना, ये काम दूसरे प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। उन्होंने नहीं किया, मगर मोदी ने कर दिखाया। राजनीति में करना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उसे बताना। मोदी करते भी हैं और मोदी की टीम उसे अच्छी तरह से बताती भी है, यानी काम होता भी है और होते हुए दिखता भी है। बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने
अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर कर अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। 24 की रेस में मोदी आगे हैं, लेकिन उनको और आगे जाना है। 2019 में बीजेपी को 38% वोट मिले थे। इनमें से मुश्किल से 2% मुस्लिम वोट थे, बाकी 36% वोट हिंदू वोट था। हिंदुस्तान में 79% से ज्यादा वोटर हिंदू है, यानी इसका आधा भी अभी बीजेपी को नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कम से कम 50% वोट और 67% सीट जीतने का टारगेट दिया है। बीजेपी को आधे से भी कम हिंदू वोट मिलने का मतलब है चुनाव में अभी भी जाति फैक्टर चल रहा है। जब भी जाति की बात होती है, हिंदू वोट को 4 खानों में बांट कर रखा जाता है: सवर्ण हिंदू वोटर, पिछड़ा वोटर, दलित वोटर और आदिवासी वोटर। इनमें से सवर्ण हिंदू वोटर बीजेपी का पक्का वोट बैंक है। पिछड़ा यानी ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी खुद है। ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसलिए इसे साधने के लिए अमित शाह जोधपुर में है। 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी वोट के लिए बीजेपी सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। मोदी कैबिनेट में दलित चेहरे शामिल किए गए। दलितों को जोड़ने के लिए संघ सामाजिक समरसता प्रोग्राम कर रहा है। आदिवासी वोटर का इससे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम क्या होगा कि नरेंद्र मोदी ने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। जोधपुर और रायपुर, एक जगह अमित शाह का प्रोग्राम, दूसरे शहर में संघ का प्रोग्राम। इन शहरों के सिलेक्शन की वजह समझिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के बारे में राहुल गांधी के बयान से इतना हिंट तो मिल गया है कि राहुल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं भी बन सकते हैं। अगर राहुल ने पर्चा नहीं भरा तो अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का होम टाउन है। अमित शाह ने वहीं से स्ट्राइक शुरू की है। अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं। कितनी है? दोनों का चुनाव 23 में है। कब है? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? है या नहीं है? तो मुझे बताओ मारवाड़ के भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? मित्रों, सरकारें बनती है कार्यकर्ताओं के जोम और जुस्से से। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक नए तरह की प्रयोगशाला सेट की जा रही है। बीजेपी यहां सवर्ण नहीं, आदिवासी भी नहीं, बल्कि एक ओबीसी फेस को आगे बिठा रही है। छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए मुकेश साव तेली समाज के हैं, जो छत्तीसगढ़ के 47% ओबीसी वोट का हिस्सा है। बीजेपी और संघ यहां एक साथ 3 फॉर्मूले टेस्ट कर रहा है: ओबीसी, संगठन और आदिवासी। प्रयोग सफल रहा तो 2024 से पहले 2023 में ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ की गद्दी मिल सकती है। यह बीजेपी की तैयारी है। यहां से आगे की इंजीनियरिंग होगी। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार
विज्ञान ही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट ही अपने आप में कई सवालों का जवाब दे देता है। राहुल की यात्रा का नाम भारत जोड़ो है, लेकिन इसमें उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य नहीं है। राहुल बिहार नहीं जा रहे, उत्तर प्रदेश को भी बस छू कर निकल रहे हैं। गुजरात से भी राहुल ने किनारा कर लिया है। राहुल का फोकस केरल पर है, तमिलनाडु पर है, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा यानी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को थोड़ी फाइट दे सकती है, वहीं से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का जो रूट है वो ज्यादातर ऐसे राज्यों में है जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं है। तो केरल ले लीजिए, तो केरल में तो लेफ्ट और कांग्रेस में मुकाबला है। आप बहुत ताकत लगाते हैं, आपको बहुत ज्यादा समझिए समर्थन भी मिल गया, उसका राजनीतिक परिणाम भी कुछ मिला, तो उससे एंटी बीजेपी के स्पेस में बढ़ोतरी कहाँ से होगी? वो लेफ्ट के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए, सीट तो एंटी बीजेपी के उतनी ही रहनी है। तो जिन लोगों ने भी इस यात्रा की परिकल्पना की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतर ये होता कि जिन राज्यों में बीजेपी को राजनीतिक सामाजिक विचारधारा के आधार पर जहां आप उनको चुनौती देना चाहते हैं या लोगों को उसके बारे में बताना, सिखाना, समझाना चाहते हैं, उन राज्यों में ज्यादा प्रयास होना चाहिए था। राहुल गांधी जिन राज्यों में पैदल चलने वाले हैं, वहां लोकसभा की कुल 321 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस ने यहां से 37 सीटें जीती थी। रूट प्लान से लगता है कि जिसने भी राहुल गांधी को इसकी सलाह दी है, उसने साफ साफ बताया है कि कांग्रेस वहीं लड़े जहां वो मजबूत है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया पार्टी बनकर 543 सीटों पर लड़ने का मोह छोड़ दे, वो 272 सीटें जीतने का मोह छोड़ दे। कांग्रेस अगर फोकस बनाकर नहीं लड़ेगी तो 72 सीटें भी नहीं आएंगी। 2014 में राहुल ऑल इंडिया लड़े, वो फेल हो गए। 543 सीटों में से 44 सीट ही जीत पाए। 2019 में राहुल ऑल इंडिया लड़े, वो फिर फेल हो गए। 543 में से 53 नंबर आए। 2024 में अगर राहुल ऑल इंडिया नहीं लड़ेंगे, 53 में कम से कम 50 सीट और जोड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को इतना तो पता चल ही गया है कि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में वो जीरो की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। राहुल वहाँ जोर लगा रहे हैं जहाँ कुछ चांसेस हैं, मगर यहाँ भी उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं। बीजेपी तो इसी की ताक में बैठी है। राहुल केरल में एक कैथोलिक पादरी से मिले, उनकी बातचीत का टेप बाहर आया और दिल्ली तक हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे कर्नाटक में इशू बनाया। मैं आज पूछना चाहती हूं, क्या आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं? अरे कल मीटिंग हुई आपके उस व्यक्ति के साथ जिसने तमिलनाडु में ये कहा कि भारत माता इज अ डेंजरस डिजीज, कि जिन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी चल रहे हैं, गांधी खानदान चल रहा है, जो हिंदुस्तान को इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भारत मां को इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। मैं चाहती हूं हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछें कि ये राष्ट्रद्रोह क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में स्वीकार है? कल राहुल गांधी ने सार्वजनिक ये कहा दैट मैं पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता था, अब इस यात्रा में आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से, सत्ता आती है जाती है, अरे सत्ता तो इंदिरा गांधी की भी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। आज तुम्हारे उस बेटे ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो राहुल गांधी भी कान खोलकर सुन ले, जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, हिंदुस्तान न टूटेगा। और हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने जो जंग का ऐलान किया है, हम सब मिलकर तुमको धूल चटाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यात्रा निकाल रहे हैं, मगर केजरीवाल ने टारगेट एरिया फिक्स कर लिया है। दिल्ली और पंजाब के बाद उनकी नजर हरियाणा और गुजरात पर है, वो वहीं फोकस कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए फिलहाल बंगाल बचाकर रखना ही बड़ी चुनौती है। ममता ने भी दिल्ली यात्रा बहुत की, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो दीदी ने कोलकाता से निकलना छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है, लेकिन नीतीश का असर भी अभी बिहार तक ही है। नीतीश की पलटी से
मोदी विरोधियों को उम्मीद की एक किरण दिखी है, लेकिन एक पलटी से मोदी सरकार बदल जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी में पोस्टर लगे, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। ये पोस्टर लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगा है। इसे सपा के ही एक प्रवक्ता ने लगवाया, लेकिन इसमें जो इक्वेशन बताया गया वो इतना आसान है क्या? नीतीश कुमार हैं तो इंजीनियर, लेकिन इन दिनों वो इतिहास ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए वो इतिहास में जी भी रहे हैं। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर को डिफाइन करने वाला चुनाव था साल 1989। तब राजीव गांधी की सरकार को वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने मिलकर गिरा दिया। तो एक सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री के थ्योरियों के अनुसार काम करूं कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करूं। राजीव गांधी के पास नरेंद्र मोदी से भी बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन 1989 में सरकार बदल गई थी। वैसा कुछ 2024 में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जातियों का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा। 1989 में हालात अलग थे, आज हवा बिल्कुल अलग बह रही है। नीतीश का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, बिहार में अखिलेश की कोई पहचान नहीं है। अगर ये दोनों नेता हाथ मिलाते भी हैं तो लोकसभा की एक भी सीट पर वोट ट्रांसफर नहीं होने वाला। किसने कहा कि चेहरा है? जदयू खुद नहीं कह रही है, नीतीश जी खुद नहीं कह रहे हैं, कोई दूसरे विपक्षी दल ने नहीं कहा है, तो वो चेहरा हैं या हो सकते हैं, ये बात किसने कही? एक और कोशिश हुई है, आज लखनऊ में एक पोस्टर लगा जिसमें नीतीश प्लस अखिलेश कहा गया कि अब मोदी सरकार गई। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना दम है? फिर वही बात है, आप चाहे नीतीश प्लस एक्स प्लस वाई करें, एक्स प्लस जेड करें, वो ऐड होना चाहिए ना भाई किसी चीज में। नीतीश जी और अखिलेश जी के साथ में आने से यूपी बिहार में आमूल चूल परिवर्तन राजनीतिक हो जाएगा। लोगों के मन में ऐसी भावना हो जाएगी कि नहीं, ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नया है, इसमें कुछ उनके लिए बेहतर है। वो बात अभी नहीं दिख रही है। जमीन पर अगर कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे, तब उस समय। बिहार हो या यूपी, जातियों ने अपना नेता और अपनी पार्टी चुन रखी है। जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो एजेंडे पर एक ही पार्टी काम कर रही है, वो है बीजेपी। इसीलिए जातिगत वोट बैंक से छिटकने वाला वोट सीधे मोदी की झोली में गिरता है। दूसरी बात है भरोसा। नीतीश कुमार जैसे नेता इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि ओवैसी जैसे कट्टर मोदी विरोधी भी उन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार साहब तो भाजपा के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले जब गोधरा कांड हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, तो उस वक्त वो भाजपा के साथ थे। फिर 2015 में छोड़ा, फिर 17 में फिर बन गए। 19 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें लड़ा था, अब फिर छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी भाजपा के साथ थी पहले एनडीए में। अभी उनका एक लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट बयान भी आया जिसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। हमारे पर क्या क्या अनाप शनाप हमारे बारे में बका जाता है, मगर ये लोग ये सब इनकी ये चीज़ें ये लोग किए हैं, इनके एक पूरा तारीख है, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। ओवैसी मुस्लिम वोट जोड़ रहे हैं, मोदी और योगी संपूर्ण हिंदू वोट को एक कर रहे हैं। मोदी और योगी साथ आ रहे हैं। यूपी में जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मोदी पहली बार जाटलैंड में आ रहे हैं। 12 सितंबर को मोदी का प्रोग्राम वेस्टर्न यूपी के ग्रेटर नोएडा में होगा, जिसके लिए योगी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी 11 सितंबर को बागपत और ग्रेटर नोएडा आएंगे और 12 सितंबर को नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। इसी साल के यूपी चुनाव में यह नारा खुद नरेंद्र मोदी ने दिया था। बीजेपी समर्थकों ने अपनी तरफ से इस नारे में एक मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन के बाद नारा बना है मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी। मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन में हर सियासी ताले की चाबी है। मोदी के विरोधी पहले ऐसी जोड़ी बनाएं, तब 24 में लड़ने की सोचें। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।